हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब? चलो बढ़िया हो गए। चलो आज हम लोग जो पढ़ेंगे फिजिक्स में वो अगला टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। अभी तक हम लोग क्या क्या ख़त्म कर चुके हैं? हमने फोर्स पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, उस टाइप का फोर्सेस में कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने फ्रिक्शन के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था। फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, नॉर्मल फोर्स पढ़ा, टेंशन फोर्स पढ़ा, स्प्रिंग फोर्स पे हमने कुछ क्वेश्चंस लगा लिए। उसके बाद हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ा। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रिक्शन। आओ समझते हैं कि अब फ्रिक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, देखो फ्रिक्शन क्या है। तो इट इज़ अ फोर्स, इट इज़ अ फोर्स विच opposes पेन नहीं चल रहा है, which opposes the relative motion of any object। या तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव मोशन कर रहा होगा या कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन करने जा रहा होगा, टेंड्स टू डूइंग एनी रिलेटिव मोशन, उसको अपोज करने वाला जो फोर्स होता है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लो इसको एक मोशन दिया गया है, इसका एक्सेलरेशन आगे की ओर है, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो एक्सेलरेशन है वो किसके रेस्पेक्ट में है? इस सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इसका जो रिलेटिव मोशन है वो किस डायरेक्शन में है? आगे की ओर है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किधर लगेगा? या देखो इसको और क्लियरली अगर समझना हो ना तो दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, देखो और क्लियरली समझ में आएगा। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है और किस डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जब इसका मोशन इस डायरेक्शन में है तो इसके रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट जो है फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा? पीछे की ओर काम करेगा। एफ क्लियर हो रहा है? उसी तरह अगर इस ऑब्जेक्ट पे बैठा जाए तो हमें क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से पीछे की ओर जा रहा है। समझ पा रहे हो? जैसे ट्रेन में बैठे रहते हो, ट्रेन का मोशन तो इधर होता है लेकिन हमें क्या लगता है बाहर की सारी चीज़ें पीछे की ओर जा रही हैं। तो कुछ उसी तरह है। मान लो इस पर अगर तुम बैठ गए तो तुम्हारा मोशन तो इधर है लेकिन तुमको लगेगा ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? पीछे की ओर। तो मतलब रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन इस ऑब्जेक्ट की क्या हुई? पीछे की ओर। तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? आगे की ओर। फ्रिक्शनल फोर्स एक अपोजिंग फोर्स होता है, ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? चलो अच्छा, अब फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? देखो जो कांटेक्ट ऑफ सरफेस होता है, जो सरफेस कांटेक्ट में होता है हमेशा उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के टेंजेंशियल होगा और ऑपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब फ्रिक्शन फोर्स दो तरह के होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स टू टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। फ्रिक्शनल फोर्स दो तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब बॉडी रिलेटिव मोशन में आने वाली होती है, आई नहीं है मतलब बॉडी रेस्ट में ही है, लेकिन जब वो बॉडी रिलेटिव मोशन में आने वाली होती है तब तक जो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है वो कैसा होता है? स्टैटिक। और अगर कोई बॉडी रिलेटिव मोशन कर रहा है तो उस मोशन को जो अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कैसा होता है? काइनेटिक। क्लियर है? अगर कोई बॉडी रिलेटिव मोशन में आने वाली है, आई नहीं है, आने वाली है, और कैसी है? बॉडी अभी रेस्ट स्टेट में है, तो तब तक जो अपोज करने वाला फोर्स होता है, अपोजिंग फोर्स, वो कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, रिलेटिव मोशन में है, तो उसके रिलेटिव मोशन को जो अपोज करने वाला
फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है काइनेटिक। चलो अब डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं दोनों टाइप्स को। पहले हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये क्या करता है? अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर कोई रिलेटिव मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर कोई मोशन में है तो किसी सरफेस के कांटेक्ट में ज़रूर होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल एक कांटेक्ट फोर्स है। तो उस सरफेस के रेस्पेक्ट में अगर कोई मोशन कर रहा है तो जिस भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वो उस मोशन को अपोज करेगा। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, ये कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अगर किसी बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? मतलब अगर F के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तीसरा, जो F के काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहाँ से हमें मिलता है F के इज इक्वल टू म्यू के एन। ये कांस्टेंट है, ये सरफेस पे डिपेंड करता है, सरफेस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। म्यू के एन जो है वो नॉर्मल फोर्स है। क्लियर है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। ठीक है? चौथा पॉइंट क्या है? इसकी डायरेक्शन। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है किसके? ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या काइनेटिक फ्रिक्शन देखो क्या होता है कि ये रिलेटिव मोशन, ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो किसी सरफेस के कांटेक्ट में होगा, कांटेक्ट में होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स आएगा। इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट में होगा, और जो उस रिलेटिव मोशन वो ऑब्जेक्ट कर रहा होगा उसको अपोज करने वाला ये फोर्स होगा। ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द जर्नी। वो जिस जो जर्नी ट्रेवल कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, अगर वो मोशन में है तो थ्रू आउट इट्स मोशन जो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा काइनेटिक, वो कांस्टेंट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल के ना प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा म्यू के सरफेस के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बना। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ें। चल, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। काइनेटिक इसलिए पहले पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी है, स्टैटिक भी इजी है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा मज़ा आएगा स्टैटिक पढ़ने में। उसके बाद जब मिक्स्ड प्रॉब्लम आएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है? तो अभी काइनेटिक में जो हम लोग अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे वो ये मान कर चलेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होगा। ठीक है? मान लो 4 kg का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है? मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, म्यू के दिया हुआ है 0.2। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है? अभी मान के चलते। ठीक है? तो इस पे इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का मोशन किस डायरेक्शन में? इधर में। क्लियर हो रहा है? तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इधर लगेगा, एफ के। तो एफ के की वैल्यू क्या होती है? म्यू के इंटू एन। नीचे इसका लग रहा होगा एम जी, मतलब 4g। क्लियर हो पा रहा है? ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। चूँकि ऊपर नीचे कोई मोशन है नहीं इसका, तो सारे फोर्सेस बैलेंस कर रहे होंगे। तो यहाँ से नॉर्मल बराबर क्या आ जाएगा? 4g। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू रखेंगे तो 0.2 इंटू 4 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन। तो एफ के कितना लग रहा होगा? 8 न्यूटन, और 10 न्यूटन लग रहा होगा आगे फोर्स। तो इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो एफ नेट
इज इक्वल टू एम ए, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, 2 इज इक्वल टू 4 ए इज इक्वल टू 2/4 दैट्स इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है बच्चों? यहाँ से हमने फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकाला काइनेटिक, कुछ नहीं, म्यू के इंटू एन उसका फार्मूला होता है, नॉर्मल इस पर 4g लग रहा है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ के हिसाब से हमें क्या दिख रहा है कि एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और म्यू के और एन क्या है एम जी, तो यहाँ से क्या लग रहा है म्यू के एम जी एफ के। कई बार किताबों में काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका फार्मूला इस तरह से देता है म्यू के एम जी, पर ये गलत है। एक्चुअल में जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू के इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल हर केस में एम जी के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। आगे हम देखेंगे कई ऐसे केसेस हैं जिसमें नॉर्मल जो है वो एम जी के बराबर नहीं है, और भी कोई दूसरा फोर्स आ सकता है या एम जी के कंपोनेंट्स लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हर केस में नॉर्मल जो है एम जी के बराबर हो यहाँ पर। तो ये म्यू के एम जी जो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो ये फार्मूला देता है ये सही नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है म्यू के एन। अब एन अगर एम जी के बराबर है तब ये आएगा, अगर एन किसी और के बराबर है तब फार्मूला दूसरा हो जाएगा। मतलब बेसिक फार्मूला हमारा ये है, याद रखना, इसको गलती मत करना। ओके, आगे बढ़े। काइनेटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा बच्चों जब बॉडी मोशन में होगी। रेस्ट स्टेट में काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, आगे पढ़ेंगे। बॉडी जब मोशन में होती है तभी उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट है 4 kg का। अब जो फोर्स लग रहा है इस तरह से लग रहा है 10√2 न्यूटन। ये हमारा एंगल है 45 डिग्री, और म्यू के जो है वो 0.3 है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, मतलब मानते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तभी हम काइनेटिक फ्रिक्शन लगा सकते हैं। चूंकि अभी हमने स्टैटिक पढ़ा नहीं है इसलिए अभी हम मान कर चल रहे हैं कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। चलो अब देखो इस फोर्स का पहले कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट आएगा, 10√2 cos 45 डिग्री। ऊपर डायरेक्शन में कौन सा आएगा 10√2 sin 45 डिग्री, ठीक है। ऊपर इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा, इसका एम जी नीचे लग रहा होगा 4g, ठीक है। चूँकि इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का मोशन आगे की ओर है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहीं पीछे की ओर आएगा, एफ के मान लेते हैं, ठीक है। एफ के का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलो अब यहाँ पे देखो, चूँकि ऊपर नीचे डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं है तो मतलब नेट फोर्स जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो 0 होगा। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, n + 10√2 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू 40 न्यूटन। दिख रहा है बच्चों? तो यहाँ से n क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू, देखो 10 × sin 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, 10 होगा, 10 उधर जाएगा, 40 - 10 30, तो n इज इक्वल टू 30 न्यूटन। पर ऐसे अगर देखा जाए तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 10 40 न्यूटन माइनस 30 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 30 न्यूटन आ गया, म्यू के इज इक्वल टू 0.3, तो एफ के 0.3 × 30 मतलब ये 9 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर लग रहा होगा। और आगे की ओर कितना लग रहा है, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, √2 कैंसिल, मतलब आगे कितना लग रहा होगा 10 न्यूटन का, पीछे लग रहा है 9 न्यूटन का। ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, मोशन उधर ही हो रहा है, तो नेट्स क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 9 न्यूटन इज इक्वल टू 4a, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 4a, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो पिछले केस में मैंने बताया था कि कई बार किताबों में दे देता है कि एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के एम जी। अब यहाँ पे देखो जो नॉर्मल फोर्स है वो एम जी के बराबर तो है नहीं, वो एम जी माइनस दिस फोर्स के बराबर है।
क्लियर हो रहा है? तो इस केस में तो तुम ये लिख नहीं सकते कि फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के एम जी। मतलब जो हमारा बेसिक फार्मूला हमेशा यही रहेगा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो इस फॉर्मूले का लेकर चलना, एन की वैल्यू निकालना, देखना एन की वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे एन की जगह एम जी रख देना, म्यू के रख देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ तुम एम जी रखते तो यहाँ पे 40 रखते, म्यू के 0.3 रखते, तो उस हिसाब से तुम्हारा 12 न्यूटन का फोर्स आता फ्रिक्शनल का, पर एक्चुअल में कितना है? 9 न्यूटन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो म्यू के एन को म्यू के एम जी समझ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में एन एम जी के बराबर होता है, पर ऐसा नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला म्यू के एन होता है, ना कि म्यू के एम जी। क्लियर है? आगे बढ़ें। चल, अब एक क्वेश्चन जो दे रहा हूँ या खुद से पहले ट्राई करो। पिछले वाले की तरह ही है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा, अब इस पे जो फोर्स है वो इस तरह से लग रहा है 20√2 न्यूटन का, एंगल वही है 45 डिग्री, वेट भी वही है, मास इसका वही है, वेट भी वही होगा, और म्यू के जो है वो भी वही है 0.3, ठीक है। और मान के चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में होगा, ठीक है। चलो अब देखो ये फोर्स इस तरह से लग रहा होगा, मतलब कुछ यहाँ पे इस तरह से फोर्स है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। क्लियर हो पा रहा है? 20√2 समझ पा रहे हो? अब देखो, अब मैं यहीं पे अगर दिखा दूँ तो इस तरह से, वरना देखो जैसे फोर्स इस तरह से था और उसका एंगल देखो यहाँ पे ये 45 दिया हुआ है, समझ पा रहे हो? तो ये 90 होगा तो ये क्या होगा? ये 45 होगा, ये 45 तो ये भी 45। तो क्लियर हो रहा है? तो अब देखो इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 20√2 cos 45। अगर इधर वाले को ना देखकर सिर्फ इधर वाले से ले तो उधर वाला क्या होगा? 20√2 sin 45 डिग्री, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट भी नीचे लग रहा होगा 4g, और ऊपर इसके आ रहा होगा एक नॉर्मल, ठीक है। अब देखो ये फोर्स है, इसकी वजह से आगे जा रहा होगा, तो रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन इधर है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा एफ के किसके बराबर होता है? म्यू के एन के बराबर होता है, ना कि म्यू के एम जी के बराबर, ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ पे पहले नॉर्मल निकालते हैं, तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल तुम्हारा हो जाएगा 40 + 20, अब √2 cos 45 क्या हो जाएगा? cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कैंसिल, तो 20, तो कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर नहीं है, mg + दिस फोर्स के बराबर है, तो इस केस में तुम म्यू के mg अगर करते तो एफ के गलत आता, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नॉर्मल हमारा क्या है? 60 न्यूटन, तो एफ के क्या आ जाएगा? म्यू के की वैल्यू है 0.3, तो 0.3 × 60, ये कितना आ जाएगा? 18 न्यूटन, और ये कितना है? 20 न्यूटन। तो आगे का फोर्स 20 है, फ्रिक्शनल फोर्स तुम्हारा पीछे लग रहा है 18 न्यूटन, तो ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है, तो एफ नेट 20 - 18, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4a। 2 = 4a, तो a = 2/4, 1/2 मीटर/सेकंड²। क्लियर हो रहा है? कितना इजी है यार, कोई दिक्कत थोड़े है इसमें। देखो म्यू के दिया हुआ है, फॉर्मूला पता है, म्यू के एन होता है, एन बस निकालना है। अभी तक जितने लेक्चर हमने किए हैं उन सब में एन ही तो निकालना सीखे हैं, ज़्यादातर सारे में तो एन निकालते आए हैं, तो एन निकालना कौन सा कठिन काम है? बस ध्यान देना है कि इस पर कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, एफबीडी बनाना, इसका सारे फोर्सेस दिखाना, फिर उस पर देखना एन को बैलेंस कौन कर रहा है। जितने फोर्सेस एन को बैलेंस कर रहे होंगे वो सारे एन के बराबर होंगे, फिर वो एन की वैल्यू यहाँ रखोगे, म्यू के की वैल्यू जो दी होगी उसको यहाँ रखोगे, यहाँ से तुमको काइनेटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा। फिर जो बड़ा वाला फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स, उन दोनों में से सब्ट्रैक्शन होगा, वो नेट फोर्स निकलेगा। नेट फोर्स को एम के बराबर करना, मास से डिवाइड करना, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आगे बढ़ें।
तो ये था हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पे। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, पहला पॉइंट, ये कौन सा फोर्स होता है? ये अपोज करता है अगर कोई ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो रिलेटिव मोशन करने जा रही है या करने वाली है, तो जिस भी डायरेक्शन में वो रिलेटिव मोशन कर रही होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स आता है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, और वो उसकी टेंडेंसी को अपोज करता है, उसके रिलेटिव मोशन करने की टेंडेंसी को अपोज करता है, सॉरी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो रिलेटिव मोशन करने वाली है या करने जा रही है, तो उसको अपोज करने वाला एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आता है, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि ये फोर्स जो होता है ये होता है वेरिएबल या सेल्फ एडजस्टिंग। याद करो, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक वेरिएबल फोर्स होता है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। इसकी वैल्यू जो है वो रेंज करती है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम होता है एफ लिमिटिंग या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? म्यू एस इंटू एन। ये भी सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और स्टैटिक का ये कांस्टेंट है इसलिए म्यू एस है। अगर काइनेटिक का कांस्टेंट होता तो म्यू के होता। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, याद रखना। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। हाँ, किसी किसी केस में ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। कब होगा मैं बताऊंगा। किस केस में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 0 के बराबर होता है, किस केस में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 0 से बड़ा होता है, एफ लिमिटिंग से कम होता है, और किस केस में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ लिमिटिंग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये 4 kg का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, 4 kg का ऑब्जेक्ट है। मान लो इस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर होगी मोशन करने की? इधर, इस डायरेक्शन में होगी। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट मोशन कर तो रहा है या कर नहीं रहा, ये हम कहाँ जानते हैं? क्या मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट मोशन में है? नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं। ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, तो अगर एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से ज़्यादा होगा तभी बॉडी मोशन में होगी। इस बात को जान लो। अगर एफ अप्लाइड फोर्स जो है वो एफ लिमिटिंग से ज़्यादा होगा तभी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। और एफ लिमिटिंग क्या होता है? एफ लिमिटिंग होता है म्यू एस इंटू एन। मान लो म्यू एस जो है वो 0.2 है। तो एफ लिमिटिंग एक बार निकालते हैं। तो देखो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.2 इंटू, देखो नॉर्मल ऊपर लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है? 4 × 10 4G। और कोई फोर्स तो ऊपर नीचे लग नहीं रहा, मतलब नॉर्मल को यही बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे 40, ये क्या आ जाएगा? 8 न्यूटन। अब बताओ, एफ लिमिटिंग हमारा 8 न्यूटन है, एफ अप्लाइड हमारा 6 न्यूटन है। क्या एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से बड़ा है? नहीं सर, एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से छोटा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो इस पर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा होगा? एफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा होगा। ये तो क्लियर है। अब एक बात बताओ, हमारा एफ लिमिटिंग आ रहा है 8 न्यूटन। मान लो पीछे अगर 8 न्यूटन का एफ लिमिटिंग आता, आगे 6 न्यूटन का आता, तो ये ऑब्जेक्ट क्या मोशन में नहीं आ जाता इस डायरेक्शन में, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से? लॉजिकली सोचो,
अगर F लिमिटिंग हमारा 8 न्यूटन आया है और F अप्लाइड हमने 6 न्यूटन लगाया है और हम बता रहे हैं चूंकि F लिमिटिंग जो है F अप्लाइड से ज़्यादा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगी, रेस्ट में होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अगर पीछे F अप्लाइड 8 न्यूटन लग रहा है और आगे 6 न्यूटन लग रहा है तो ये रेस्ट में ना हो कि इसको मोशन में होना चाहिए था। समझ पा रहे हो? पर फिर भी ये बॉडी रेस्ट में है। तो रेस्ट में ये बॉडी कब रह सकती है? रेस्ट में बॉडी तभी रह सकती है जब जो F अप्लाइड फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगे। क्लियर है? तो इस पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए? 6 न्यूटन का, और इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा भी। यही 6 न्यूटन का फोर्स F स्टैटिक है, और मैंने बताया है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है। इसने एडजस्ट कर लिया अपने आप को अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। समझ में आ रहा है? 6 न्यूटन का फोर्स लगा है, F लिमिटिंग 8 न्यूटन था। अगर 8 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स अगर हम इस पे लगाते तो ये बॉडी मोशन में आ जाती, पर 8 न्यूटन से कम का फोर्स मैंने लगाया है तो बॉडी रेस्ट में है। लेकिन अगर रेस्ट में है और पीछे F लिमिटिंग लग रहा है तो F लिमिटिंग में से बॉडी पीछे की ओर जानी चाहिए थी, मोशन में आ जाती, पर ये रेस्ट में है। तो लॉजिकली अगर सोचा जाए तो रेस्ट में तभी रह सकती है जब तक कि F अप्लाइड F फ्रिक्शनल के बराबर ना हो, और इसीलिए इस बॉडी को रेस्ट में रखने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करता है और अप्लाइड फोर्स के बराबर अपने आप को कर लेता है। अगर मान लो यहाँ 7 न्यूटन लगाते तो फिर ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को बैलेंस करके 7 न्यूटन कर लेता। अगर मान लो मैं यहाँ 8 न्यूटन का फोर्स लगाता तो F स्टैटिक अपने आप को बैलेंस करके 8 न्यूटन का फोर्स लगाता। अगर मान लो मैं यहाँ पे 9 न्यूटन का फोर्स लगाता तब F स्टैटिक अपने आप को अब एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि F स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन हो सकती थी, उससे ज़्यादा अब नहीं जा सकती। इसका मतलब 8 न्यूटन से ज़्यादा जहाँ मैंने फोर्स लगाया तुरंत ये बॉडी मोशन में आएगी, और मोशन में आते ही F स्टैटिक हटकर इस पर F काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स फिर वर्क में आ जाएगा। कंसेप्ट समझ पा रहे हो? F स्टैटिक जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो अपने आप को अप्लाइड फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और अगर वो बॉडी पता लगाना हो कि मोशन में है, नहीं सॉरी, अगर कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ये कैसे पता लगाएंगे? देखेंगे अगर F अप्लाइड F लिमिटिंग से ज़्यादा है तो बॉडी मोशन में होगी, अगर F अप्लाइड F लिमिटिंग के बराबर है तो भी बॉडी रेस्ट में होगी, और अगर F अप्लाइड F लिमिटिंग से छोटा है तो भी बॉडी रेस्ट में होगी। तो जब तक F लिमिटिंग बराबर या बड़ा है F अप्लाइड से तब तक इस पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, और जहाँ F लिमिटिंग F अप्लाइड से छोटा हो गया वहाँ पे तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? थोड़ा सा कंसेप्चुअली ये थोड़ा सा हैवी है, लेकिन जब लगाओगे सॉल्व करोगे ज़्यादा क्वेश्चन को सब क्लियर हो जाएगा। चलो आगे अब क्वेश्चन ही देखना है हमें। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है और इधर इस पर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें पता नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है रेस्ट में है। मान लो इसका म्यू जो है एस जो है वो दिया है 0.2 और म्यू के जो दिया है वो है 0.3। अब हमें ये नहीं पता है कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो पहले ये पता लगाएंगे कि ये बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। तो उसके लिए क्या करेंगे? F लिमिटिंग देखेंगे। तो F लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या था? म्यू एस एन। म्यू एस एम जी नहीं होगा, एन को एम जी रख के मत सॉल्व कर देना, देखना उसमें एन एम जी के बराबर है तभी रखना। एन किसी और के बराबर हुआ तो वो रखोगे, एन की वैल्यू रखनी है, ये नहीं कि हमेशा एम जी रख के सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे नीचे 40 न्यूटन का फोर्स और ऊपर नॉर्मल को सिर्फ ये बैलेंस कर रहा है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 और म्यू एस की वैल्यू दी है 0.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 8 न्यूटन का। इस पे F लिमिटिंग, अच्छा देखो इस फोर्स की वजह से इसकी टेंडेंसी किधर होगी मूव करने की? आगे की ओर, मतलब रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन, सॉरी रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन आगे की ओर, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन पीछे की ओर। अब F लिमिटिंग है 8 न्यूटन का, समझो इस चीज़ को। F लिमिटिंग है 8 न्यूटन का और फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, तो क्या F अप्लाइड F लिमिटिंग से ज़्यादा है? F अप्लाइड 20 न्यूटन, F लिमिटिंग 8 न्यूटन, F अप्लाइड F लिमिटिंग से ज़्यादा है।
तो अगर एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया है मतलब ये ऑब्जेक्ट किस में होगी, मोशन में होगी। तो मोशन में होने की वजह से पीछे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, एफ काइनेटिक आएगा। तो एफ काइनेटिक निकालेंगे अब। तो एफ काइनेटिक अब क्या होगा, हमने ये चेक किया एफ लिमिटिंग निकाल के कि ये बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, और हमें पता चला कि ये मोशन में है। तो मोशन में होने की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स आता है वो होता है एफ काइनेटिक। एफ काइनेटिक का होता है म्यू के इंटू एन, म्यू के है 0.3, एन है तुम्हारा 40, ये क्या हो जाएगा 12 न्यूटन। तो एफ के बराबर 12 न्यूटन का फोर्स पीछे की ओर लग रहा होगा। म्यू के को 0.1 ले लो, म्यू के को 0.1 ले लो, ठीक है। मान लो इसको हम 0.1 ले लेते हैं, तो अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे 4 न्यूटन। तो मतलब यहाँ पे एफ के कितना लग रहा होगा, 4 न्यूटन लग रहा होगा पीछे की ओर, समझ पा रहे हो। तो 4 न्यूटन जब पीछे की ओर लग रहा होगा, 20 न्यूटन आगे की ओर लग रहा होगा, ये फोर्स बड़ा है, ये फोर्स छोटा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तुम्हारा नेट फोर्स निकलेगा। नेट फोर्स को ma के बराबर करोगे, मास से डिवाइड करोगे, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 2-3 चीज़ क्या याद रखना है। पहली चीज़ कि पता अगर लगाना है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, हम एफ लिमिटिंग लगाएंगे। एफ लिमिटिंग निकाल के देखेंगे, अगर वो अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो बॉडी रेस्ट में है, अगर वो अप्लाइड फोर्स से कम है तो मतलब बॉडी मोशन में है, और अगर बॉडी मोशन में है तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे, उस ऑब्जेक्ट पर हम काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। यहाँ पे बॉडी मोशन में होने के बाद तुम यहाँ एफ लिमिटिंग रख के मत सॉल्व कर देना, आंसर गलत होगा। यहाँ पे एफ काइनेटिक रखोगे क्योंकि बॉडी मोशन में है। कंसेप्चुअली अपने आप को करेक्ट रखना हमेशा, अगर बॉडी मोशन में है तो उस पर हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर है। यहाँ पे एफ लिमिटिंग निकाल के देखा, अप्लाइड फोर्स से कम था, बॉडी मोशन में है, मोशन में होने की वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा, अप्लाइड फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेट फोर्स निकलेगा, बराबर ma करेंगे, m से डिवाइड करेंगे, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ें। चलो देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 kg का, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे म्यू एस जो है वो 0.6 है, म्यू के जो है वो 0.4 है। तुम्हें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सेलरेशन, ठीक है, और नॉर्मल, बिना नॉर्मल निकले ये निकलेगा, ठीक है। अब देखो वही पिछले ऐसा, पहले तुम लोग सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करूँगा। चलो हो गया। अब देखो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले हम चेक करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में है। तो उसके लिए चेक करने के लिए क्या है, एफ लिमिटिंग निकालेंगे। एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है 0.6 और एन क्या होगा, नीचे है 2g या 20 न्यूटन लग रहा है, ऊपर नॉर्मल और कोई फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब नॉर्मल mg के बराबर है 20, यानी 12 न्यूटन यहाँ तुम्हारा एफ लिमिटिंग आ रहा है। अब देखो आगे फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन का, पीछे एफ लिमिटिंग कितना आ रहा है 12 न्यूटन। क्या एफ लिमिटिंग एफ अप्लाइड से कम है? यस सर। अगर एफ अप्लाइड एफ लिमिटिंग से ज़्यादा है इसका मतलब बॉडी मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में है तो उस पर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस बॉडी की मोशन की डायरेक्शन इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो एफ काइनेटिक। अब हम क्या करेंगे, एफ काइनेटिक निकालेंगे। एफ काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के 0.4, एन 20, ये कितना आएगा 8 न्यूटन। क्लियर हो पा रहा है, पीछे आ रहा है 8 न्यूटन, आगे आ रहा है 20 न्यूटन। ये बड़ा ये छोटा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, नेट फोर्स निकलेगा, बराबर एम ए करोगे, एम से डिवाइड करोगे, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। करके देखो, ठीक है, समझ पा रहे हो, कुछ क्लियर हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाकर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कब हम एफ के लगाएंगे, कब हम एफ एस लगाएंगे, कब लिमिटिंग लगाएंगे, समझ पा रहे हो। आगे बढ़ूँ मैं, अगर क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स दिया है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे, 12 न्यूटन लिखोगे कि 8 न्यूटन लिखोगे? 8 न्यूटन लिखोगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लग रहा है 8 न्यूटन का। क्लियर है, चलो अच्छा आओ अब थोड़ा एक और कंसेप्ट क्लियर किया जाए।
अच्छा अब देखो, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है कि जो एफ लिमिटिंग हम लोग निकाल रहे हैं और जो एफ के, उसमें एफ लिमिटिंग हमेशा एफ के से बड़ा आ रहा है। अगर तुम पिछले क्वेश्चंस में ध्यान दो तो तुम पाओगे कि जो एफ लिमिटिंग है वो एफ के से बड़ा आ रहा है। तो इससे हम क्या डिराइव कर पा रहे हैं? एफ लिमिटिंग क्या है? अगर कोई बॉडी रखी हुई है, देखो इस तरह से अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो एफ लिमिटिंग कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होता है? एफ लिमिटिंग वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो बॉडी को अपोज करता है। कब तक? तब तक जब तक ये बॉडी रेस्ट में है। अगर इससे ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगा तुरंत ये बॉडी मोशन में आ जाएगी, उसके बाद ये लिमिटिंग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या काम करता है? एफ काइनेटिक। तो एफ लिमिटिंग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें कम से कम इससे ज़्यादा फोर्स तो देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? एफ लिमिटिंग क्या होता है? ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तब तक बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अगर इससे ज़्यादा फोर्स इस बॉडी पे लगाया जाएगा तो बॉडी तुरंत रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। मतलब ये बॉडी इतना फोर्स है, इससे ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए। समझ पा रहे हो? इस फोर्स से ज़्यादा आपको इस पे वो फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मोशन में लाने के लिए। समझ पा रहे हो? उसके बाद जहाँ ये मोशन में आता है ये ख़त्म हो जाता है, ये आ जाता है काइनेटिक। और किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए कम से कम इतना काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए। समझ पा रहे हो? किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए कम से कम इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए कम से कम इतना काइनेटिक फ्रिक्शन चाहिए। तो यहाँ से हमें ये पता है कि एफ लिमिटिंग जो एफ के से ज़्यादा, इसका मतलब किसी भी बॉडी को मोशन में लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और किसी भी बॉडी को मोशन में रखना इजी है। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? लॉजिकली सोचो, लॉजिकली हमें क्या मिल रहा है कि किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना थोड़ा कठिन है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। और उसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए जो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा क्योंकि एफ के कम होता है। समझ पा रहे हो? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है उसको रेस्ट से मोशन में लाना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू उस बॉडी को मोशन में रखना। ये समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें कम से कम एफ लिमिटिंग से ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए हमें एफ के से ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? और एफ के एफ लिमिटिंग से हमेशा कम होता है। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी को मोशन में लाना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन कंपैरिजन टू किसी भी बॉडी को मोशन में रखना। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ूँ मैं? चलो आओ आगे थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का। पूछ देता है कई बार, ठीक है? देखो इधर है हमारा अप्लाइड फोर्स और इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है? अब देखो हमने पढ़ा है कि अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट का एफ लिमिटिंग जो है वो मान लो 15 न्यूटन है। अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और एफ लिमिटिंग 15 है तो एफ लिमिटिंग एफ अप्लाइड से ज़्यादा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में होगी। रेस्ट में होने का मतलब इसके पीछे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो स्टैटिक होगा, वो सेल्फ एडजस्टिंग होगा, वो तुरंत अपने आप को एडजस्ट करने लगेगा जो इस पर अप्लाइड फोर्स है उसके हिसाब से। तो अभी 10 है तो पीछे कितना आएगा? 10 न्यूटन का। मान लो इसको मैं 11 कर रहा हूँ तो इधर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मान लो इसको मैं 12 कर रहा हूँ तो इधर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मान लो इसको मैं 13 कर रहा हूँ तो इधर कितना होगा? 13 हो जाएगा। मान लो इसको मैं 14 कर रहा हूँ तो इधर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और जहाँ मैंने इसको 15 किया इधर क्या हो जाएगा? इधर भी 15 हो जाएगा। लेकिन अब अगर इसको मैंने 16 किया तो ये 16 नहीं होगा क्योंकि 15
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम है जो इस पर लग सकता है, और जहाँ 16 हुआ ये एफ लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया। एफ लिमिटिंग से ज़्यादा का मतलब यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स गायब हो जाएगा और अब क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है अगर एफ लिमिटिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है तो बॉडी रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने का मतलब इस पर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा और वो अपने आप को एडजस्ट करता है अप्लाइड फोर्स के हिसाब से। और कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना स्टैटिक फ्रिक्शनल जितना अप्लाइड फोर्स उतना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। कब तक एडजस्ट करेगा, जब तक कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अटेन ना कर ले। समझ पा रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स तब तक अपने आप को एडजस्ट करेगा जब तक कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वो अटेन ना कर ले। अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अटेन नहीं करता है तो उससे पहले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, अप्लाइड फोर्सेस के। मतलब जितना इस पे अप्लाइड फोर्सेस लग रहा होगा और जितना इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, जितना इस पे अप्लाइड फोर्सेस लग रहा होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करते हुए पीछे की ओर लगा रहा होगा। और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स को अटेन ना कर ले। मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का। 45 डिग्री का मतलब जितना अप्लाइड फोर्स उतना स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जितना अप्लाइड फोर्स उतना और ये कब तक होगा, जब तक कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ लिमिटिंग अटेन ना कर ले। समझ पा रहे हो, ये ग्राफ को समझ पा रहे हो। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करता है अप्लाइड फोर्स के हिसाब से, और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ लिमिटिंग को अटेन ना कर ले। एफ लिमिटिंग अटेन करने के बाद जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ता है वैसे ही क्या आता है, काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क में आ जाता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा एफ लिमिटिंग से कम होती है। तो देखो ग्राफ कुछ नीचे ऐसे, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से ग्राफ समझ में आ रहा है। ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, यहाँ बॉडी रेस्ट में होगी, और कब तक, जब तक कि अटेन न कर ले कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। और उसके बाद ये काइनेटिक पार्ट है, और इसमें बॉडी मोशन में होगी। समझ पा रहे हो ग्राफ को देखकर, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चल आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, इस पर इस तरह से एक फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का, और म्यू एस क्या दिया है 0.3 और म्यू के क्या दिया है 0.2, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा इस पर। फ्रिक्शनल फोर्स देखो, कांटेक्ट कहाँ है, कांटेक्ट इसका लोअर है और इस सरफेस का कांटेक्ट है, तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। अब इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे जाने की होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग होगा। पर पहले ये तो चेक कर ले कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में यहाँ पर है कि मोशन में होगा। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, एफ लिमिटिंग निकालेंगे। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस, एंड म्यू एस क्या दिया हुआ है 0.3, और नॉर्मल क्या होगा, देखो फोर्स इधर ऐसे लग रहा है और नॉर्मल सरफेस की वजह से इधर आ रहा होगा, तो नॉर्मल को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, ये 40 न्यूटन का, तो इस पर नॉर्मल क्या लग रहा है 40 न्यूटन, तो एफ लिमिटिंग क्या रहा है 12 न्यूटन। समझ पा रहे हो, 12 न्यूटन का तो एफ लिमिटिंग लग रहा है, और इस पर जो नीचे एक फोर्स लग रहा है वो है जी, एम जी मतलब 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और एफ लिमिटिंग कितना आ रहा है 12 न्यूटन का फोर्स। ये एफ लिमिटिंग है, एफ लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स से कैसा है, बड़ा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो मतलब अब देखो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो लॉजिकली सोचो पीछे अगर एफ लिमिटिंग लगा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा इससे, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाना चाहिए, पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब एक स्टैटिक फोर्स लगेगा, और स्टैटिक फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो वही वैल्यू अटेन कर लेगा जो अप्लाइड फोर्स जितना लग रहा होगा, मतलब पीछे भी
10 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ऑब्जेक्ट इस तरह यहाँ पर रेस्ट में रहेगा। समझ पा रहे हो? क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू एफ लिमिटिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को एडजस्ट करता रहेगा अपने में, कब तक? तब तक जब तक कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ लिमिटिंग को अटेन ना कर ले, और जहाँ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ लिमिटिंग को अटेन कर लेता है और उससे ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगता है, तुरंत एफ लिमिटिंग वैनिश हो जाएगा और एफ काइनेटिक एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलो। चलो अब बात कर लेते थोड़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एक और टर्म आता है इस चैप्टर में, वो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत इजी है ये भी लॉजिकली। देखो सब कुछ जो हो रहा है फिजिक्स में सबका एक रीज़न, अगर समझने की कोशिश करोगे, लॉजिकल रखोगे ब्रेन को, तो सब समझ में आएगा। देखो मास इस पर है, इनका लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स ऊपर। नॉर्मल फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब तक कांटेक्ट है तब तक नॉर्मल है। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा लगता है? टेंजेंशियल लगता है। मान लेते हैं अभी इसका रिलेटिव मोशन अगर इधर होता तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा आता? इधर आता। एफ दिख रहा है आपको? नॉर्मल ऐसे ऊपर लग रहा है एफ, देखो ऐसे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, एफ बी डी अगर रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस था। वेक्टर में आपने रिजल्टेंट लेना सीखा होगा, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट कैसे आता है। तो देखो इस रिजल्टेंट वेक्टर कहीं ऐसे आएगा, मान लेते हैं यार रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का, उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर एंड फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है? और जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, मान लो ये थीटा है, तो जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको याद रखना बच्चों, इसको नहीं बोलते एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स वेक्टर एंड नॉर्मल फोर्स वेक्टर इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? जैसे देखो ये F, ये नॉर्मल, और ये R रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। देखो अब वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलली, यार पता होगा वेक्टर, आपने पढ़ा होगा। मान लो मैंने इसको यहाँ डिस्प्लेस किया, इसको ऐसे बना दिया यहाँ तक, और ये क्या हमारा एंगल थीटा है। अब इसमें देखो tan थीटा क्या होगा, देख कर बताओ। तो tan थीटा जो होगा, ये हमारा F वेक्टर है, ये पूरा नॉर्मल वेक्टर है, R वेक्टर है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल। ठीक है? यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है वो F स्टैटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दिख रहा होगा। तो F स्टैटिक क्या होता है? म्यू एस एन अपॉन एन, ये n से n कट जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो समझ में आ रहा है? म्यू एस हमने क्या निकाला है? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, मान लो इसका रिलेटिव मोशन जो है वो टेंड कर रहा है कि इधर मोशन करेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग गया। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स वेक्टर है, नॉर्मल फोर्स वेक्टर है, दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, और जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स वेक्टर होता है, जो नॉर्मल वेक्टर होता है, उनके बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? और जब उसका tan थीटा लेते हैं उस एंगल का, तो हमें क्या मिलता है? म्यू एस। मतलब tan थीटा यहाँ पर म्यू एस के इक्वल होता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग, ये तो हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, लेकिन और एक दो क्वेश्चन थोड़ा और कर लेते हैं। बाकी इसका प्रॉपर यूज़ कैसे होगा वो मैं अगले लेक्चर में क्लियर करूँगा।
चलो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस हैं वो अगले लेक्चर में करेंगे। एक छोटा सा और कंसेप्ट है, मैं उसको और क्लियर कर दूं, ठीक है। फिर इस टॉपिक पे, चूँकि थीटा का कंसेप्ट जो है वो वेज उस पर ज़्यादा अच्छे से आता है, और वेज उस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर उस पर कैसे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उस पर क्या क्या कहानी लिखी जाएंगी, वो सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। एक छोटा सा और कंसेप्ट है, यहाँ देख लो। देखो एक क्वेश्चन आता है, विच इज़ ईजियर, पुल और पुश, ठीक है। तो आओ उसको समझ लेते हैं। देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, m मास का है, मान लो एक ऐसे फोर्स इस पे पुश लग रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है सेम मास का है और उस पर ऐसे f पुल लग रहा है, ठीक है। इस f का मान लो ये थीटा एंगल पे था, ऐसे इसका दो कंपोनेंट होगा, या इसको ऐसे समझ लो, f ये इधर है, ठीक है। जो थीटा हमने देखा वो ये था थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो एक कंपोनेंट f का इधर होगा, एक कंपोनेंट f का इधर होगा। तो ये f है, f कॉस थीटा, ये f साइन थीटा, समझ पा रहे हो। इसी तरह इसका भी मान लो ये थीटा एंगल पे लगा, तो ये f कॉस थीटा और ये f साइन थीटा, समझ पा रहे हो। f कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, f साइन थीटा वर्टिकल में। यहाँ भी f कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, f साइन थीटा वर्टिकल में। इसका नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। इसका भी नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, समझ पा रहे हो। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे नॉर्मल जो होगा वो हो जाएगा mg प्लस f साइन थीटा। देखो mg प्लस f साइन थीटा, ये दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं और नॉर्मल ऊपर, चूंकि मोशन कोई है नहीं तो नॉर्मल को ये दोनों फोर्स बैलेंस करेंगे। उसी तरह यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, यहाँ पे देखो नॉर्मल जो होगा, इसको n1 मान लो और इसको n2 मान लो, तो n2 ये आ गया और n1 क्या होगा, mg माइनस f साइन थीटा। देखो n1 प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg होगा, तो n1 इज इक्वल टू mg माइनस f साइन थीटा हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू n होता है, समझ पा रहे हो। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू n होता है। s और k की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे n से हमको देखना है। अगर s होगा तो s ले लेंगे, k होगा तो k ले लेंगे, n तो दोनों में सेम होगा, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, तो f इज इक्वल टू म्यू, n की जगह क्या लिखेंगे, n2 का, तो mg प्लस f साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स f इज इक्वल टू म्यू mg माइनस f साइन थीटा। अब ये बताओ दोनों में से कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा है, ये वाला कि ये वाला। सर इसमें तो mg में कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड होने के बाद ये कंपोनेंट और बड़ा हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा एक बड़ा हो जाएगा। सर इसमें तो mg में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये कंपोनेंट कुछ कम होगा और कम होने के बाद इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब ये टोटल कम हो जाएगा। यहाँ पे टोटल तो और बढ़ रहा है, मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा है और ये फ्रिक्शनल फोर्स छोटा है। तो अगर ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है तो ज़्यादा ऑपोजिंग फोर्स लगेगा, ज़्यादा ऑपोजिंग फोर्स लगेगा तो दिक्कत होगी मोशन में, समझ में आ रहा है। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, सिंपल सा लॉजिक है। ऑब्जेक्ट को पुश करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना, इसीलिए ऑब्जेक्ट को कभी पुश करके इस तरह से आगे मत लेकर जाओ, बाकायदा उसको इस तरह से पुल करके ऐसे करके आओ। समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। ये पूछ देता है कभी कभी बोर्ड्स में भी, कंपटीशन में भी पूछ देता है, ऑप्शनल में आ जाता है। बहुत लॉजिकल है, बेसिक है, पर कंसेप्चुअल है।
चलो तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन है उसका यूज़ कहाँ पड़ता है, फिर वेज प्रॉब्लम्स में देखेंगे क्योंकि इसी में ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें स्टैटिक फ्रिक्शनल काइनेटिक दोनों आएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। डेफिनेशंस मैं यहाँ लिखाता नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ, तो मैं जब बोलता हूँ तो आप लोग लिख लिया करो, ठीक है। और पूरी तरह से यहाँ पर डिपेंडेंट मत रहो, पहले बुक को अच्छे से रीड करो। अगर मैं 4th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो अगला टॉपिक आने से पहले आप लोग पूरा उस 4th चैप्टर को बुक में रीड करो। तो जब पूरे बुक को रीड करोगे तो माइंड एक व्यू बनाता है उस चैप्टर को लेकर, तो जो वो व्यू है वो तुम्हारा व्यू क्रिएट होगा माइंड में, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस रेज होंगे। उसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे यहीं पर पढ़ाते हुए। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस और रह जाएंगे वो तब सॉल्व होंगे जब तुम क्वेश्चंस को लगाना शुरू करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाओ, डेफिनेशंस को लर्न करो, रटने की कोशिश मत करो। सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ कंसेप्चुअल है, समझने की कोशिश करो। जब समझोगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। चलो ठीक है, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।